इसीलिए लोग कहते हैं कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए, इससे हमारी बॉडी क्या रहती है, एक्टिव रहती है। क्यों एक्टिव रहेगी? क्योंकि पानी से भी हमें अल्टीमेटली क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक, तो जब हमारी सारी सेल्स के पास ऑक्सीजन रहेगा तो वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक, ये लैक्टिक एसिड जो आपका बनेगा वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में बनता है ना। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, जब ऑक्सीजन होगी तो क्या बनेगा, हमें एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, है ना। तो इसलिए पानी पीते रहिए और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब भी इस चैनल को ज़रूर करिए। ठीक, और सारी प्रोसेस अच्छे से आपकी बॉडी में होती रहेंगी अगर आप ज़्यादा पानी पीते रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रेस्पिरेशन हमने स्टार्ट किया था एक लाइफ प्रोसेस के अंडर। ठीक, तो चलिए आज थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने रेस्पिरेशन में आपको दो चीज़ें बताई थी, एक तो गैसियस एक्सचेंज और एक क्या, ब्रेकिंग डाउन ऑफ सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ सिंपलर सब्सटेंसेस हमने देख लिया था कि किस मैकेनिज्म से क्या क्या चीज़ें हमारी बनती हैं, है ना। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे लिए क्या बचा है, गैसियस एक्सचेंज है। ठीक, गैसियस एक्सचेंज, या इसे हम कह सकते हैं ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग इन नॉर्मल लैंग्वेज, कि हम सांस लेने को क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, है ना। तो गैसियस एक्सचेंज में मेनली क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन हम एनवायरनमेंट से अपने अंदर लेते हैं, ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है, अब ये देख लेते हैं। ये क्या है हमारा, ये पूरा रिब केज है। ठीक है, यानी कि केज मीन्स होता है पिंजरा, और रिब यानी कि रिब्स यानी जो हमारी चेस्ट की हड्डियां हैं उन्हें हम रिब्स कहते हैं, है ना। तो ये एक रिब केज है, इसके अंदर ही हमारे क्या हैं, लंग्स प्रेजेंट है। ठीक, तो सांस लेने की प्रक्रिया में कौन सा ऑर्गन यूज करते हैं हम, लंग्स यूज करते हैं। तो लंग्स कहाँ पे स्टोर्ड होते हैं या कहाँ पे प्रोटेक्टेड होते हैं, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी का लंग्स, तो उसको क्या करना है, हमें प्रोटेक्ट करके रखना है ताकि वो उसमें कोई भी एज अ इंजरी ना हो। जैसे नॉर्मल डेली लाइफ में क्या होता है, हम कहीं भी गिरते रहते हैं या हमें चोट लगती रहती है, तो हमारे लंग्स में इंजरी ना हो डायरेक्ट, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, जैसे किसी भी चिड़िया को अगर हमें बंद करना है, कहीं पे हमें रखना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, केज रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि चिड़िया क्या है, बहुत एकदम एक्टिव रहती है, हमेशा उड़ने के लिए तैयार, तो उसी तरीके से बहुत डेलिकेट भी होती है ना। तो इसीलिए एक तरीके का हमने रिब हमारी बॉडी में फॉर्मेशन हो गया। एक रिब केज है जिसके अंदर, अगर मैं इसको, ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है ना ब्लैक, इसके बीच में ये रेड पार्ट में यहाँ पे लंग्स होंगे। ठीक है, तो लंग्स को प्रोटेक्ट करने वाली चीज़ क्या है, रिब केज है। ठीक, अब दूसरी चीज़, अब जैसे हमने ऑक्सीजन अंदर ली या नॉर्मल एयर जब हमारी बॉडी में अंदर जाता है तो क्या प्रोसेस होती है या क्या चेंजेस होते हैं, क्या मैकेनिज्म होता है, वो कैसे देखते हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी भी बैलून में जब आप हवा भरते हो तो वो क्या होगा, वो फूलेगा ना। तो उसी तरीके से जब भी आप सांस अंदर लोगे तो क्या होगा, आपको फील होता होगा कि आपकी बॉडी थोड़ी सी क्या हो रही है, स्वेल हो रही है या फूल रही है। तो वो पूरा मैकेनिज्म कैसे होगा, जैसे ये हमने अपनी विंड पाइप के थ्रू यहाँ पे एयर आई, ठीक है, ट्रेकिया के थ्रू, विंड पाइप को हम ट्रेकिया भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जब एयर अंदर आएगी तो ये जो रिब्स हैं या जो ये हड्डियाँ हैं वो क्या करेंगी, फूलेंगी। तो क्या होगा, ये किधर की तरफ मूव करेंगी, अपवर्ड, यानी कि ऊपर की तरफ। कोई चीज़ फूल रही है, ऐसे बैलून जब हम फुलाते हैं तो क्या होता है, अपवर्ड फूलता है ना, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलता है। ठीक, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, वो बैलून फूल रहा है या उसका शेप चेंज हो रहा है। तो इसके भी शेप में थोड़ा सा चेंज आएगा, और क्या चेंज होगा कि रिब केजेस जो होंगे वो थोड़ा ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अब मूव करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक डायफ्राम मैंने बनाया है। ठीक है,
अब इस डायफ्राम का मेनली काम क्या होता है, हमारा जो पेट है और हमारा जो लंग्स है उनको अलग अलग करने का, यानी कि जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है और ये हमारी जो ये कैविटी है, रिब केज है, उसको वो क्या करेगा, अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। अगर हमें दो चीज़ों को डिफरेंशिएट करना है या दो चीज़ों को अलग अलग दिखाना है तो हम क्या करते हैं, ऐसे उसके बीच में हमने लाइन खींच ली तो हमें पता चल जाता है ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है ना। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी एक सेपरेशन है कि ये लंग्स का पार्ट अलग है और एब्डोमिनल कैविटी यानी कि पेट की कैविटी जो होती है, पेट के अंदर जो खाली स्पेस होता है वो क्या है, वो अलग है। ये दोनों ऑर्गन्स मिक्स नहीं होने चाहिए। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, यहाँ पे एक डायफ्राम है ना। तो अब जब आपका ये ऊपर का ऑर्गन फूल रहा है या बाहर की तरफ निकल रहा है तो क्या होगा, इस पे प्रेशर पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो आपका डायफ्राम है इस पे पड़ेगा आपका थोड़ा सा दबाव पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये डायफ्राम नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो डायफ्राम कहाँ मूव हो जाएगा, डाउनवर्ड्स, यानी कि नीचे की तरफ मूव हो जाएगा। सिंपल सा आप इसमें देख सकते हो, ब्रीदिंग इन यानी कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो क्या होता है, चेस्ट कैविटी बिकम्स बिगर, यानी कि अगर आप किसी बैलून में भी हवा भरोगे तो क्या होगा, उसकी कैविटी, उसके अंदर का जो खाली स्पेस है वो क्या होता है, बढ़ता है, बड़ा होता है। उसी तरीके से हमारी चेस्ट कैविटी जो है यानी कि जो रिब केजेस वाला एरिया है वो भी क्या होगा, वो भी बढ़ेगा, है ना। एयर इज सक्ड इनटू लंग्स, और एयर जो है वो कहाँ जाएगी, क्योंकि ये जो आपका विंड पाइप है या जो ट्रेकिया है वो कहाँ पे अटैच्ड होता है, वो लंग्स में अटैच्ड होता है, ठीक, हमारे फेफड़ों में अटैच्ड होता है। इसलिए क्या होगा, वो सीधे एयर कहाँ जाएगी, हमारे लंग्स में जाएगी, ठीक। ये हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, या मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा, जब आप सांस लोगे अंदर तो क्या होगा, चेस्ट थोड़ा सा आपको फूला हुआ लगता है ना, तो वो इसी वजह से है, क्योंकि जब भी आप सांस लेते हो तो क्या होगा, ये जो रिब केजेस हैं जिसके अंदर हमारे लंग्स या हमारे फेफड़े सुरक्षित हैं वो क्या करेंगे, वो थोड़ा सा फूलेंगे, जिस तरीके से बैलून में हवा भरने पे वो फूलता है उसी तरीके से, ठीक। और जब ये फूलेगा तो यहाँ जो डायफ्राम है जो क्या करता है, ये रिब केजेस यानी कि चेस्ट कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी दोनों को क्या करेगा, ये अलग अलग करता है, ठीक है। तो जब भी इसमें आप हवा भरोगे, जब भी आपके लंग्स में हवा भरेगी तो क्या होगा, ये डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ मूव होगा, है ना। ये डायफ्राम आपका कहाँ मूव हो गया, नीचे की तरफ, ठीक। अब हमने ऑक्सीजन अंदर ले ली, ठीक है। अब जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो उसमें उस टाइम पे क्या चेंज आता है, जैसे देखिए ये जो है, अब कोई चीज़ फूली हुई है, किसी बैलून में से हवा निकालो तो वो क्या होगा, वो पिचकने लगेगा ना। उसी तरीके से क्या होगा, जब इसमें से हवा रिलीज होगी या गैस रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारे रिब केजेस क्या होंगे, फिर से अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, है ना। डाउनवर्ड और इनवर्ड उसमें मूवमेंट होगा, यानी नीचे की तरफ और अंदर की तरफ वो फिर से अपनी नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएंगे, और ये डायफ्राम भी अपनी नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएगा, ठीक। इस डायफ्राम की एक्चुअल सिचुएशन इस तरीके से होती है जैसा आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, लेकिन जब भी एयर अंदर जाएगी तो ये क्या होगा, इस पे दबाव पड़ता है और ये इस सिचुएशन में आ जाता है, ठीक है। तो अब ये डायफ्राम भी क्या हुआ, एयर रिलीज हो गई तो कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ चला गया अपनी नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। इतनी चीज़ें तो मुझे लगता है समझ में आ गई होंगी। इस प्रोसेस को देखिए, जो गैस या ऑक्सीजन अंदर लेने की प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं इनहेलिंग, ठीक है। जो भी ऑक्सीजन गैस अंदर लेने की प्रोसेस है, यानी कि जो भी ऑक्सीजन गैस हम अपने लंग्स तक लेते हैं उसकी जो पूरी प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं,
इनहेलिंग, इन मीन्स होता है अंदर, हेलिंग मीन्स किसी चीज़ को अंदर लेना। इनहेलिंग मीन्स इनहेलर्स होते हैं ना, ठीक है। तो क्या करते हैं, जब भी हमें सर्दी जुकाम होता है तो इनहेलर्स हम क्या करते हैं, उसका जो भी स्मेल है वो हम एक तरीके से सूंघते हैं ना उस इनहेलर को। तो इनहेलर क्या करता है, फिर उसमें जो मेडिसिन होती हैं उसके थ्रू हमारा जो भी नेसल पैसेज का अगर ब्लॉकेज है तो वो खुल जाता है, ठीक है। अगर हमारी नाक बंद है तो वो खुल जाएगी। तो यही चीज़ इनहेलिंग वर्ड से ही क्या बना है, इनहेलर बना है ना। तो इनहेलिंग का सिंपल सा मीनिंग क्या हो गया, किसी भी गैस को या किसी भी स्मेल को अपने अंदर लेना, ठीक है। अब इस चीज़ में हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सहेलिंग, ठीक। एक्सहेलिंग इस प्रोसेस को बोलते हैं। एक्स मीन्स होता है बाहर की तरफ, किसी चीज़ को बाहर निकालना। तो एक्सहेलिंग प्रोसेस मतलब क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देना। तो ये सिंपल सा एक मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का, ठीक है। जो नॉर्मल हम कहते हैं कि हम सांस ले रहे हैं तो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चेंज आता है वो इस तरीके से है, ठीक। बाकी अब जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन हमारी लंग्स में पहुंची तो लंग्स में भी तो कुछ चेंजेस होते होंगे, जो कि हमारा ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना। तो वो चेंजेस किस तरीके से होते हैं एक नेक्स्ट डायग्राम से समझ लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग, हमने अपना ब्रीदिंग का प्रोसेस देख लिया कि नॉर्मली अगर हम ओवरव्यू देखें तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं तो क्या होता है। अब अभी तक मैंने आपको वो डायफ्राम से रिलेटेड मैकेनिज्म बताया था। अब डायफ्राम के अंदर लंग्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो देख लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक नॉर्मल अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करो ह्यूमंस में तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स यानी कि हमारी नाक इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो नाक में क्या है, अब देखिए सबसे पहले ये हमारे नॉस्ट्रिल्स हैं, यहाँ पे जो मैंने शो किया है वो नॉस्ट्रिल्स हैं, यानी कि नाक में आपका दो पार्ट्स होते हैं या आप कह सकते हो दो होल्स होते हैं, ठीक है। तो नोज़ में दो होल्स हैं जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, नॉस्ट्रिल्स कह रहे हैं, ठीक। नोज में दो होल्स हैं विच इज सेपरेटेड बाय अ सेप्टम, एक तरीके की झिल्ली होती है बीच में, उससे ये सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। ये थोड़ी हार्ड होगी, ठीक। मेनली कार्टिलेज की बनी हुई सारी चीज़ें होती हैं, थोड़ा हार्ड स्ट्रक्चर होता है ना। तो ये इनको हम क्या कह दे रहे हैं, नॉस्ट्रिल्स। अब अगर आपने ध्यान से कभी ऑब्जर्व किया होगा तो आपको ये पता होगा कि हमारे नाक के अंदर भी या हमारे नॉस्ट्रिल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और एक चिकना पदार्थ सिक्रीट होता रहता है या एक मतलब चिकनाई युक्त अंदर का जो एनवायरनमेंट है हमारे नाक के अंदर का वो कैसा है, थोड़ा सा चिकना है। तो मैंने आपको डाइजेशन के टाइम पे भी बताया था कि जहाँ पे भी ये चिकनी लेयर होगी उसको हम क्या कहते हैं, म्यूकस, है ना। ये हमारे बॉडी पार्ट्स में जहाँ पे भी थोड़ा सा चिकना स्ट्रक्चर होगा या लेयर होगा उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि वहाँ पे म्यूकस का सिक्रीशन हो रहा है, म्यूकस का स्रावण हो रहा है, जिससे क्या है वो लेयर पूरी क्या है, चिकनी है। और हमारे नॉस्ट्रिल्स में क्या प्रेजेंट है, छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट है, ठीक, हेयर्स प्रेजेंट है, ठीक। तो अब बिना काम के तो कोई ऑर्गन या कोई भी स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में, छोटे से छोटा स्ट्रक्चर भी बिना काम के नहीं है, ठीक है। हर एक ऑर्गन का, ये हमारे बाल, हमारे शरीर में अगर बाल भी हैं तो उनका भी फंक्शन है। तो म्यूकस या हेयर्स क्यों प्रेजेंट हैं, ये एक तरीके से हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायता करते हैं। कैसे करते हैं, इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं। कैसे करेंगे, जो भी वायरस या बैक्टीरिया एयर के थ्रू हम अगर सांस के थ्रू ले रहे हैं तो वो क्या होगा, इन फर्स्ट ऑफ ऑल इस हेयर्स में फंसेगा, ठीक। अगर इससे भी छूट जाता है तो अंदर चिकनी लेयर है, थोड़ी सी चिपचिपी टाइप की है, तो वो क्या होगा, उस पे जाके चिपक जाएगा, स्टिक हो जाएगा, है ना। तो वो क्या होगा, जो भी हम एयर लेंगे वो फ्रेश एयर ही लेंगे, है ना। जो भी वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी अदर पार्टिकल, कोई भी धूल के कण कुछ भी हो तो वो क्या करेगा, अब जैसे स्नीजिंग होती है ना, जैसे हम छींकते हैं तो क्या होता है, ये भी एक हमारा इम्यून सिस्टम का ही मैकेनिज्म है, यानी हमारी प्रतिरोधक क्षमता
क्षमता का ही एक क्या है, मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, छींकते हैं। क्यों छींकते हैं? जब भी हमारे नाक में कोई भी बाहरी पार्टिकल, धूल वगैरह गई तो हम छींकते हैं। क्यों? ताकि वो हमारी बॉडी के अंदर ना जा सके। जब हम छींकेंगे तो वो क्या होगा, वो फिर से बाहर की तरफ रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि क्या होगा, फोर्स क्या होगा, बाहर की तरफ लगेगा, है ना। जब भी छींकेंगे तो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, जिसके कारण कोई भी वायरस, बैक्टीरिया क्या होगा, वो रिमूव कर दिया जाएगा हमारी बॉडी से, अंदर एंट्री ही नहीं मिलेगी उसको, है ना। तो हमारे नॉस्ट्रल्स में क्या प्रेजेंट है? सबसे पहले नोज है हमारी। नोज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि 2 पार्ट्स में वो डिवाइडेड है। एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, यानी कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर है उसके द्वारा, है ना, जिसे हम क्या कह देते हैं, सेप्टम। जिसे हम सेप्टम कह देते हैं, है ना। सेप्टम मतलब होता है कोई एक पतली सी दीवार या झिल्ली, इस तरीके का कोई भी स्ट्रक्चर है। तो ये जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ईच पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, नॉस्ट्रल्स कह रहे हैं। अब हमारे नॉस्ट्रल्स में क्या है, म्यूकस एंड हेयर प्रेजेंट है। ये क्या करेंगे, हमारे शरीर का एक मैकेनिज्म है ताकि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर ना कर सके थ्रू दी एयर, है ना। कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आएगा वो इन हेयर्स में और म्यूकस में चिपक के वो वहीं बाहर की तरफ ही रह जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, एक नेसल पैसेज, यानी एक नाक का जो पूरा रास्ता होता है ना, उसको कहते हैं नेसल पैसेज, ठीक है, या नेसल कैविटी कहते हैं। कैविटी वर्ड क्यों यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक खाली स्पेस ही तो है ना। तो जहाँ पे भी थोड़ा सा खाली स्पेस होगा तो उसको बायो की लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं, कैविटी कह सकते हैं, ठीक। तो अब क्योंकि नाक की कैविटी यानी कि नाक के पास खाली स्पेस है, इसलिए हमने क्या वर्ड यूज कर दिया, नेजल पैसेज या नेजल कैविटी कह दिया इसे, ठीक है। तो हमने एयर कहाँ से ली, अपने नाक से अंदर ली। इसके बाद ये नेसल पैसेज से होते हुए कहाँ आई, फेरिंग्स में आई, ठीक है। फेरिंग्स भी एक खाली स्पेस ही होता है नेसल पैसेज और आपकी लैरिंग्स के बीच में, ठीक है। फेरिंग्स भी एक खाली स्पेस है, कहाँ पे, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, लैरिंग्स और नेसल पैसेज, इन दोनों के बीच का ही स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं। और ये क्या, कैसा है, खाली स्पेस ही तो दिख रहा है हमें यहाँ पे। तो ये क्या है, एक खाली स्ट्रक्चर है बिटवीन नेसल पैसेज एंड लैरिंग्स, या जैसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। अब फेरिंग्स से होते हुए हमारी जो एयर है वो सबसे पहले, अब एक और स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट आपको दिख रहा है, लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स, ठीक। वॉइस बॉक्स यानी कि हमारे गले से जो आवाज़ निकल रही है वो कहाँ से निकल रही है, हमारी वॉइस बॉक्स से ही निकल रही है ना, या लैरिंग्स जिसे हम कह सकते हैं, ये एक स्ट्रक्चर का नाम है ना। तो ये लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स प्रेजेंट है। अब आपने मेनली आदमियों में देखा होगा या लड़कों में देखा होगा कि उनके गले के पास ही थोड़ा सा एक निकला हुआ सा स्ट्रक्चर होता है, एक अडल्ट्स में मेनली होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। ये एक तरीके का हड्डियों का उभार टाइप का आपने कभी कभी गले में देखा होगा ना, उसको बोलते हैं, ठीक है, एडम्स एप्पल। तो ये एक चीज़ हो गई लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स, ठीक। ये लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स ही मतलब एडल्ट्स में थोड़ा सा कन्वर्ट होके किसमें थोड़ा सा आपको बदला हुआ स्ट्रक्चर दिखेगा, एडम्स एप्पल में, है ना। तो ये वॉइस बॉक्स का मेन फंक्शन क्या है, जो भी हम बोल रहे हैं वो कहाँ से वॉइस आ रही है, इस वॉइस बॉक्स से आ रही है। अब इसके बाद एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है जिसे हम कह रहे हैं विंड पाइप या ट्रेकिया, है ना। विंड पाइप क्यों कहा, क्योंकि एक तो इसका स्ट्रक्चर पाइप जैसा है, ठीक। दूसरा, इसमें क्या हम फ्लो हो रहा है, विंड फ्लो हो रही है, या नॉर्मल अगर हम हवा ही तो लेते हैं ना, जो भी एयर का कंपोजिशन होता है, बहुत सारी गैसेस हैं उसमें एयर में तो, लेकिन बेसिकली हम ले क्या रहे हैं, ऑक्सीजन हमारे यूज़ की है, इसलिए हम ऑक्सीजन ही लेते हैं, मतलब नॉर्मल एयर हम लेते हैं, लेकिन जो भी गैसेस हमारे काम की हैं सिर्फ उसका ही यूटिलाइजेशन होता है हमारी बॉडी में, और बाकी चीज़ें क्या कर दी जाती हैं, रिलीज कर दी जाती हैं, है ना। तो विंड पाइप मतलब कि इसमें से एयर पाइप आप इसको बोल सकते हो, या ऑक्सीजन पाइप बोल सकते हो, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं,
ट्रेकिया, है ना। अब आपको इस ट्रेकिया जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है उसमें क्या दिख रहे हैं, काले काले छल्ले के समान या काले काले रिंग्स के समान आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। फिंगर रिंग आपने देखी होगी या बैंगल्स, सिंपल आप एग्जांपल ले लो, तो वो कैसा होता है, एक राउंड स्ट्रक्चर होता है, एक छल्ले के आकार का स्ट्रक्चर होता है ना। तो उसी के आकार का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, क्योंकि अगर इसको कोई सपोर्ट नहीं रहेगा, एक नॉर्मल सी सिंपल सी मसल्स की या शीट किसी मेम्ब्रेन की पाइप होगी, तो अगर उसको हम सपोर्ट ना दें किसी चीज़ से तो वो क्या होगी, वो कोलैप्स कर जाएगी या चिपक जाएगी आपस में, है ना। सिंपल सा ये है। तो उसको चिपकने से बचाने के लिए यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, यानी कि कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स, ठीक है। जैसे रिंग्स क्या होती है, नॉर्मली लोग उंगलियों में पहनते हैं ना, तो रिंग्स एक नॉर्मल सा खाली सा मतलब एक स्ट्रक्चर ही है गोल सा, और तो कुछ है नहीं। तो उसी तरीके के रिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं कार्टिलेज के। किसका बना हुआ है ये, कार्टिलेज के, ठीक है। कार्टिलेज इज अ सब्सटेंस, कार्टिलेज एक तरीके का पदार्थ है जिसके ये रिंग्स बने हुए हैं। और ये क्यों प्रेजेंट है, ताकि जो हमारी ट्रेकिया या जो विंड पाइप है वो कोलैप्स ना करे, वो चिपक ना जाए, है ना। अब ये जो हमारा ट्रेकिया है वो आगे जाके दो पार्ट्स में आपको डिवाइड हुआ दिख रहा है ना। दो मोटी मोटी ब्रांचेस, जैसे किसी पेड़ की होती है ना, दो मेन ब्रांचेस में अगर कोई पेड़ डिवाइड हो गया तो उसी टाइप का स्ट्रक्चर है ये, ठीक। तो मेन पाइप को हमने क्या कह दिया, ट्रेकिया कह दिया या विंड पाइप कह दिया। अब जो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है तो उस हर एक पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, ब्रोंकस, ठीक है। ब्रोंकस बोलते हैं इन दोनों पार्ट्स को, चाहे वो इधर का आप लिख लो या इधर भी अगर आप लिखोगे तो ब्रोंकस ही लिखोगे, है ना। तो ये क्या हो गया, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया आगे चल के, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, ब्रोंकस नाम दे दिया। ब्रोंकस इज समथिंग रिलेटेड टू ब्रांचेस, ठीक है। ब्रांचेस मतलब शाखाएं होती हैं ना पेड़ की, उसी तरीके से यहाँ पे भी इस विंड पाइप की शाखाएं निकली तो उसको हमने क्या कह दिया, ब्रोंकस, ठीक। अब इसके बाद ये जो ब्रोंकस है उसकी सप्लाई होती है हमारे लंग्स में। ये कहाँ गया है, ये जो आउटर कवरिंग आपको रेड कलर से दिख रही है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे लंग्स को, है ना। और लंग्स के बाहर मैंने आपको बताया ही था कि एक रिब्स का स्ट्रक्चर होता है, वो रिब्स मैंने यहाँ नहीं दिखाई हैं ताकि आपको ये इजीली लंग्स का स्ट्रक्चर सिर्फ समझ में आ जाए। तो अदरवाइज क्या होता, यहाँ पे रिब्स भी ऐसे 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 करके, ठीक है, वो होता। फिर ये डायफ्राम भी मैंने दिखाया था कि नॉर्मल सिचुएशन में कैसे होता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है ना। जब इसमें ऑक्सीजन अंदर जाएगी, जब लंग्स हमारे फूलेंगे बैलून की तरह, तब ये थोड़ा सा इस पर दबाव पड़ेगा तो ये नीचे आता है, ठीक है। तो अब ये ब्रोंकस, ये दोनों लंग्स में डिवाइड हो गए क्योंकि हमारे लंग्स की संख्या कितनी है, दो, दोनों साइड में एक एक लंग प्रेजेंट होता है। तो अब ये दो लंग्स में चले गए। इसके बाद लंग्स में भी जाके ये बहुत सारी शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं या बहुत सारे ब्रांचेस में बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ब्रांचेस में बट गए और इसके साथ साथ क्या हुआ, इसमें यहाँ पे छोटे छोटे ये ग्रीन कलर से जो आपको दिख रहे हैं राउंडेड स्ट्रक्चर, ये छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर हैं या एयर सैक्स इनको हम बोलते हैं। एयर सैक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में क्या होगा, जो भी हम ऑक्सीजन लेंगे वो जाके भरेगी, है ना। ये छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, इसी में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो क्या होगा, जाके फिल होगा, है ना। फिर ये जो है एल्वियोलाई, इनको हम कह रहे हैं, ठीक। एल्वियोलाई, इसका मेन जो टर्म है वो क्या है, एल्वियोलाई है। इनको हम एयर सैक्स भी बोल सकते हैं। इसी के अंदर क्या होगा, हमारी ऑक्सीजन जाके फिल होगी, है ना। तभी जो हम सांस लेते हैं तो जो चेस्ट कैविटी आपको लगता है ना इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है या फूल रही है, तो वो इसी की वजह से, ठीक है। तो अब ये इसमें भर गई, एल्वियोलाई में या एयर सैक्स में भर गई। तो क्या हुआ, ये जो एल्वियोलाई है इसके चारों तरफ भी क्या होंगी, हमारी ब्लड कैपिलरीज पूरी, मतलब जैसे आप सर्कुलेटरी सिस्टम में आगे पढ़ोगे कि किस तरीके से हमारी शरीर में पूरी नसें और पूरी वेन्स या जो भी स्ट्रक्चर्स है वो पूरी, मतलब हर एक जगह पे प्रेजेंट है। क्योंकि आपकी बॉडी में कहीं पे भी चोट लगे तो ब्लड तो आना ही आना है ना। तो वो क्यों आना है, क्योंकि हर जगह ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, रक्त वाहिकाएं उपस्थित हैं, है ना। तो इसी तरीके से इसके आसपास भी क्या होगा, रक्त वाहिकाएं उपस्थित होंगी, ठीक।
रक्त वाहिकाओं में क्या होंगे, ब्लड फ्लो हो रहा होगा। ब्लड में मैंने आपको पहले बताया था क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड हमें रेड क्यों दिखता है या लाल कलर का क्यों दिखता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, ब्लड जो हमारा रक्त जो है वो हमें लाल कलर का क्यों दिख रहा है, हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन क्या है, एक वर्णक है या एक पिगमेंट है। ठीक है, किसी चीज़ का अगर हमें कलर चेंज करना हो, पिगमेंट एक ऐसा पदार्थ है जो किसी भी चीज़ का कलर चेंज कर सकता है। ठीक है, तो पिगमेंट है रेड कलर का, हीमोग्लोबिन है ना। तो अब हीमोग्लोबिन में क्या है, हमारा आयरन भी प्रेजेंट है। आयरन यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Fe से, है ना। तो आयरन भी प्रेजेंट है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, इस एल्वियोलाई में जो भी हमारा ऑक्सीजन फिलअप है उसको अपने साथ बाइंड करेगा, यानी उसको अपने साथ बांधेगा। ठीक, नॉर्मली अगर हमें अपने फ्रेंड को कहीं लेके जाना हो और वो जाने से मना कर रहा हो तो हम क्या करते हैं, ज़बरदस्ती उसको खींच के लेके जाते हैं ना, नहीं नहीं चलो चलो हमें चलना है। तो उसी तरीके से अब यहाँ ऑक्सीजन मना तो नहीं करता है, खैर बस उसके साथ जाने के लिए क्या करता है, उसका एक तरीके से आप कह सकते हो हाथ पकड़ लेता है ना। तो ये क्या करेगा, जो भी यहाँ एल्वियोलाई में आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो कहाँ बाइंड होगी, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगी। हीमोग्लोबिन क्या है, एक पिगमेंट है कंटेनिंग आयरन, जिसमें आयरन भी प्रेजेंट है ना। तो जब वो उसके साथ बाइंड होगी तो फिर इस वाहिकाओं के द्वारा क्या होगी, पूरी ऑक्सीजन हमारे पूरी बॉडी में चली जाएगी, हर एक सेल्स के पास पहुंच जाएगी। ठीक, और उसी ऑक्सीजन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ने में करते हैं ना, जो मैंने आपको ब्रेकिंग डाउन ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस बताया था। तो उसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही, तो या मतलब अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, अगर कहीं नहीं पहुंचा ऑक्सीजन, तो कैसे कैसे क्या क्या रिएक्शन होगा, ग्लूकोज से पहले ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होगी तो पायरुविक एसिड बनेगा, फिर अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, वाटर बनेगा और एनर्जी रिलीज होगी। यही पूरी प्रोसेस थी ना। तो क्या हुआ, अब इस ब्लड में क्या हुआ, ये चला गया, हमारी ऑक्सीजन चली गई, हर एक बॉडी पार्ट के पास पहुंच गई, है ना। तो इसी तरीके से पूरा मैकेनिज्म होता है। अब सारी बॉडी में ऑक्सीजन यूज होने के बाद जो भी वेस्ट हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो भी यूज होनी है, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया, हमको एनर्जी मिल गई, तो रिलीज क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही थी, है ना। तो वो कैसे होगी, वो फिर इन्हीं रक्त वाहिकाओं द्वारा इस एल्वियोलाई में या सैक्स में आएंगी, है ना, और इसी सैक्स के थ्रू इसी पैसेज से फिर बाहर भी निकाल दी जाएंगी। जिस पैसेज से एयर हमने ली है, एंटर हुई है हमारी बॉडी में एयर, उसी प्रोसेस से क्या हुआ, उसी रास्ते से फिर हमने क्या किया, वापस भी रिलीज कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो ये सिंपल सी प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की, यानी कि जब हम श्वसन लेते हैं सिंपल सा, तो हमारी बॉडी में यही सारी चेंजेस होते हैं। ठीक, तो आई होप कि आपको इतनी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, अब अभी तक की सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होंगी। तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक, और आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, माइंड मेकर गुरुजी ऐप है। ठीक है, चलिए लास्ट में एक बार और फिर से रिवाइज कर देती हूँ, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक, फिर और लाइक्स बढ़ा दीजिएगा। अब देखिए मैंने क्या कहा, एयर हम कहाँ से लेते हैं, अपने नोज के थ्रू लेते हैं, है ना। नोज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय अ सेप्टम, या एक झिल्ली लाइक स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा हार्ड होगा। क्यों होगा हार्ड, इस कार्टिलेज का बना हुआ है इसलिए। ठीक, हड्डियां प्रेजेंट नहीं होंगी नाक में, लेकिन यही कार्टिलेज की वजह से ही आपको क्या, वो हार्ड स्ट्रक्चर दिखता है ना। तो अब हमने एयर ले ली, तो एयर जब ली तो ये क्या हुआ कि जो हमारी पैलेट भी तो है, अपर पैलेट, ये बोनी पैलेट हमने यहाँ पे शो किया है, ये हमारे मुंह के अंदर का स्ट्रक्चर है। ठीक, तो यहाँ से हमने ले ली एयर, अब ये कहाँ से होते हुए जाएगी, हमारे नाक के अंदर की जो खाली स्पेस है या जो नेसल पैसेज है या नेसल कैविटी है। ठीक, कैविटी किसी भी खाली स्पेस को आप बोल सकते हो। ठीक, नेजल कैविटी बोल रहे हैं क्योंकि ये हमारे नाक से रिलेटेड है। अब ये यहाँ से पास होके फेरिंग्स में आई। ठीक, अब आते हैं फेरिंग्स पे। ठीक, ये एयर पास होके कहाँ तक आई, एक खाली स्पेस है जिसको हम अलग थोड़ा सा नाम दे रहे हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, नेसल पैसेज और वॉइस बॉक्स के बीच का खाली स्पेस है। ठीक है,
इसी के बीच में हमारे गले में आपको क्या होता है, वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है ना। ये इसको मैंने रेड कलर कर दिया, ठीक। ये वॉइस बॉक्स प्रेजेंट है। वॉइस बॉक्स का मेन फंक्शन क्या है, जो भी हम बोलने में जो भी हमारी आवाज़ निकलती है वो कहाँ से निकलेगी, वॉइस बॉक्स से, या लैरिंग्स इसको बोलते हैं, लैरिंग्स से निकलेगी, ठीक। इसके बाद मैंने आपको एक स्ट्रक्चर लिखा है एडम्स एप्पल। दिस इज नॉट एडम्स एप्पल, सॉरी, ये मैंने ऐसे दूसरी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन बनाई थी, ये एडम्स एप्पल नहीं है। एडम्स एप्पल भी हमारे गले में प्रेजेंट होता है। मेनली आप इसको देख सकते हो, एक हड्डी का उभार टाइप का आपको दिखेगा, बॉयज़ में डेवलप होता है ये, ठीक। दूसरी चीज़, अब इसके नीचे का जो स्ट्रक्चर है उसको हम एक मोटी सी पाइप है या विंड पाइप जिसको बोल रहे हैं, या ट्रेकिया बोल रहे हैं, ठीक। तो ये क्या है, ट्रेकिया है। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट है, यानी कि कार्टिलेज के बने हुए छल्ले प्रेजेंट हैं, है ना। ये आपको काले काले कलर से दिख जाएंगे इस तरीके के। क्यों प्रेजेंट हैं, ताकि जो भी हम जब ऑक्सीजन हमारे मतलब जो भी हम कर रहे हैं तो नॉर्मल स्ट्रक्चर में ये पाइप जो है वो आपस में चिपके नहीं, ठीक है, या कोलैप्स ना करे, इसलिए यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक। अब ये जो है ये ट्रेकिया हमारी ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुई, हमारे दोनों लंग्स में ये चली गई, ठीक। ये एक ट्री लाइक ब्रांच स्ट्रक्चर है। अगर आप इस साइड से देखोगे तो आपको ये क्या दिखेगा, एक ट्री लाइक ही तो स्ट्रक्चर है लंग्स में हमारा। एक ट्री की मेन ब्रांच हो गई, उसके बाद इसकी दो अलग अलग ब्रांचेस हो गई, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, ब्रोंकस कह रहे हैं। इसके बाद ये अंदर जाके और छोटी छोटी शाखाओं में डिवाइड होता है लंग के अंदर। ये जो रेड कलर का पूरा स्ट्रक्चर है वो है लंग्स, हमारे फेफड़े हैं, है ना। तो इसके अंदर ये और ज़्यादा डिवाइड होगा और इसके आगे छोटे छोटे बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे जिसमें खाली स्पेस होगा, और उसी में जाके हमारी ऑक्सीजन क्या होगी, फिल होगी। जब हम सांस लेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो ये हमने पढ़ा था कि रिब केज फूलेगा बाहर की तरफ, है ना। क्यों फूलेगा, क्योंकि जब इसमें आप हवा भरोगे, नॉर्मल आप सोच लो कि यहाँ पे हमने बैलून्स लगा रखे हैं, ठीक। तो अब जब बैलून्स के अंदर हवा भरोगे तो अगर लंग्स हमारे थोड़े एक्सपैंड हो रहे हैं तो इसके बाहर का जो रिब का स्ट्रक्चर है वो भी तो थोड़ा एक्सपैंड होगा, थोड़ा फैलेगा ना। तो इसीलिए ये क्या हो गया, यहाँ पे एयर सैक्स प्रेजेंट है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, तो सारी ऑक्सीजन कहाँ फूलेगी, भरेगी, यहीं भरेगी, है ना। और जब भी ऑक्सीजन इसमें भरेगी तो ये जो आपका डायफ्राम है जो किसको अलग करता है, इस चेस्ट कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को। एक चीज होती है चेस्ट कैविटी, नेक्स्ट इज एब्डोमिनल कैविटी, ठीक। एब्डोमिनल कैविटी इज रिलेटेड टू एब्डोमेन, ठीक है। एब्डोमेन यानी एब्डोमेन हम किसको बोलते हैं, पेट को बोलते हैं। नॉर्मल बायोलॉजी की लैंग्वेज में हम एब्डोमेन किसे बोलेंगे, पेट को बोलेंगे। तो जो भी हमारी एब्डोमिनल कैविटी है और चेस्ट कैविटी यानी जिसको हम थोरैसिक कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन लोगों ने अपने एक एक और नाम रखे हुए हैं अपने मन से, ठीक। तो ये चेस्ट कैविटी को हम क्या कह रहे हैं, थोरैसिक कैविटी भी बोलते हैं। तो इन दोनों को अलग करने का काम किसका है, हमारे डायफ्राम का है। डायफ्राम किन चीज़ों से मिलके बना होता है, ये सिर्फ एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी एक मसल की शीट टाइप की, एक चादर टाइप की होती है जिसे हम डायफ्राम बोलते हैं, ठीक। तो ये क्या होगा, ये नीचे की तरफ पुश होगा जब इसमें हवा भरेगी और इस पे दबाव पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अब इन्हीं एल्वियोलाई या एयर सैक्स के पास क्या है, हमारी रक्त वाहिकाएं हैं, ठीक। तो इनसे क्या होगा, रक्त वाहिकाएं हमारा रक्त जो है वो लाल दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, ड्यू टू अ पिगमेंट प्रेजेंट हीमोग्लोबिन, यानी कि उसमें हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट प्रेजेंट है जिसमें हमारा एक आयरन यानी कि Fe भी प्रेजेंट होता है, ठीक। और हीमोग्लोबिन का काम ये होता है कि जो भी ऑक्सीजन है उसको बाउंड करके अपने साथ पूरी बॉडी में सप्लाई करना, ठीक। अब जब पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई होगी यानी हमारी बॉडी के हर एक सेल के पास ऑक्सीजन पहुंचेगा, तो डाइजेशन की प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था कि लास्ट एंड प्रोडक्ट जो हमारा सबसे सिंपल शुगर बनती है वो होता है ग्लूकोज,
है ना। तो अब इस ग्लूकोज को हमें ब्रेक डाउन करके इससे एनर्जी लेनी है ना। तो इस एनर्जी को लेने के लिए क्या, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा हमारी बॉडी में, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारी सेल में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी का फॉर्मेशन करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक, तो इसी सारी प्रोसेस के लिए किसकी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है ना। तो ऑक्सीजन की ज़रूरत तो पूरी हो गई, ऑक्सीजन मिल गई हमारी सेल्स को। अब ये ग्लूकोज टूटेगा, ग्लूकोज पहले कन्वर्ट होता है किस में, पायरुविक एसिड में, चाहे ऑक्सीजन हो या ना हो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, वो किस में कन्वर्ट होगा, पायरुविक एसिड में। फिर उसके बाद अगर पायरुविक एसिड के पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या होगा, वो ग्लूकोज टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP, जिससे हमारी सेल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ काम करने के लिए हमको एक्टिव बनाती हैं। जैसे कभी हमें चलना है, बोलना है, तो सब चीज़ों के लिए क्या लगती है, एनर्जी लगती है ना। तो ये एनर्जी हमें कहाँ से मिली, इसी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो या तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी या किण्वन की प्रक्रिया होगी ईस्ट में, या फिर एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा पायरुविक एसिड से, या फिर हमारी मसल्स में अगर बनेगा तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। ठीक है, इसीलिए लोग कहते हैं कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए, इससे हमारी बॉडी क्या रहती है, एक्टिव रहती है। क्यों एक्टिव रहेगी, क्योंकि पानी से भी हमें अल्टीमेटली क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक, तो जब हमारी सारी सेल्स के पास ऑक्सीजन रहेगा तो वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक, ये लैक्टिक एसिड जो आपका बनेगा वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में बनता है ना। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, जब ऑक्सीजन होगी तो क्या बनेगा, हमें एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, है ना। तो इसलिए पानी पीते रहिए और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब भी इस चैनल को ज़रूर करिए। ठीक, और सारी प्रोसेस अच्छे से आपकी बॉडी में होती रहेंगी अगर आप ज़्यादा पानी पीते रहेंगे तो। चलिए, थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। ये इतना एंड हो गया।